जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से अपनी एक और क्लास लेकर हाजिर हूं भाई। और जो आज की जो क्लास है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, भाई और बहनों, वो हमारी क्लास रहेगी ज्योग्राफी की। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे चलूं, आप लोगों को पता है इससे पहले हमारी एक दो क्लास निकल चुकी हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने अपनी पूरी की पूरी सब्जेक्टों की पूरी वीडियो वहां पे डाल रखी है। जो मेरे स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे मित्र आज पहली बार हमारे को देख रहे हैं, वो इससे पहले की क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूं ज्योग्राफी की। इससे पहले दो क्लासें निकल चुकी हैं। ज्योग्राफी में जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है भारत की भौगोलिक स्थिति। इससे पहले वाली क्लास में भी भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर के हमारा ये टॉपिक चल रहा है। इससे पहले दो क्लासें निकली हैं और इस क्लास में हम वहीं से अपना टॉपिक उठा रहे हैं जो हमने पहली क्लास के अंदर छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं 10 मिनट आपको रिवाइज कराऊंगा कि कैसे कैसे हमने कैसे कैसे टॉपिक कहां से स्टार्ट किया था और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले मैंने बात करी, ये आप लोगों के सामने भारत का मैप है, ये हमारे हिंदुस्तान का मैप है, ये इंडिया का मैप आप लोगों के बीच में हमने शुरू किया था कि जो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष, ये नाम कहां से आए। मेरी जो पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने ये जिक्र किया था कि ये जो नाम थी कहां से आए। जैसे आर्यवर्त के नाम से जाना गया भारत को, तो आर्यवर्त आर्यों के आने के कारण या आर्यों के निवास स्थान के कारण जाना गया। बाद में मैंने बात करी आप लोगों से कि भारतवर्ष जो आर्यों के प्रसिद्ध राजा थे, जो कि भरत के नाम से प्रसिद्ध थे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो शेर के दांत वगैरह भी काउंट कर किए थे उन्होंने, तो उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद यूनानियों ने, ईरानियों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा। मैं बात करूं, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम से पुकारा क्योंकि जहां पर सिंधु नदी जो घाटी थी, जहां पर जो लोग रह रहे थे, तो जो ईरानी जो लोग थे, उस नदी को, सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। और जो वहां पर उस घाटी के अंदर जो लोग निवास कर रहे थे, उस स्थान को इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। इसी प्रकार से यूनानियों ने उस नदी को, सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे और इन्होंने, जो यूनानी थे, उन्होंने इंडिया नाम दिया। या ये जो जिक्र है, नामों का जिक्र, हमने यहां से अपनी ज्योग्राफी की क्लास शुरू की थी और ये हमने अपनी पहले वाली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं, नाम से लेकर के। और हम पहुंच गए थे भारत के अपने अक्षांशीय विस्तार के ऊपर पहुंच गए थे कि भारत की स्थिति कहां पर है। देखिए, भारत की स्थिति के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ये गोलार्ध है, ये लाइन है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये रेखाएं हैं। तो जो भारत की स्थिति है वो यहां पर है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। इस कारण ये क्या है, उत्तर पूर्व। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है भाई यहां से कि भारत की जो स्थिति है, गोलार्ध के हिसाब से जो भारत की स्थिति है वो कहां पर है, तो उत्तर पूर्व के अंदर भारत की स्थिति है। ये भी हम अपनी पिछली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, उसके बाद मैंने बात करी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए कहां से कहां तक है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी हमने जिक्र किया था, ये भी हमने पढ़ाया था। अगर ये सारी बातें आप लोगों को डीप से देखनी है, आपने पढ़ना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जो आपको लिंक भी मिलेगा, वहां से आप इस क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्हें नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूं, जो भारत का जो विस्तार है, अगर अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है भाई। ये जो लाइन है, ये जो विस्तार है, हमने अक्षांशीय विस्तार की बात करी, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार की बात करी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्वी देशांतर का विस्तार कहां से कहां तक है, तो हमने पूर्वी देशांतर का विस्तार बताया कि कहां से कहां तक है। तो पूर्वी देशांतर का जो विस्तार है मित्रों, वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये क्या है, विस्तार है भाई। कौन सा, देखिए, एक विस्तार अक्षांशीय है, अक्षांशीय विस्तार हो गया नंबर 1। नंबर 2 पर आपका देशांतरीय विस्तार, अब यहां पर देखो, कुछ लोगों को
कंफ्यूज हो जाता है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ जाएंगे, अक्षांश और देशांतर समझ में नहीं आएंगे। अक्षांश और देशांतर को लेकर के हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक बार आप लोगों के सामने जरूर जिक्र करूंगा, मैं अपनी जो अलग से क्लास बनाऊंगा। लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं आपको, जो हम, क्योंकि भारत क्या है, उत्तर पूर्व में है, भारत उत्तर पूर्व में है, तो इसका जो उत्तरी अक्षांश नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये क्या है, ये जो जीरो डिग्री जो विषुवत रेखा के ऊपर जो मानते हैं हम 0 डिग्री, तो इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये क्या हुआ है, उत्तरी। अब जब भारत यहां है तो जो इसका विस्तार है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये इंडिया भी आपका, तो जो इंडिया का मान लो ये बड़ा मैप है, छोटा बना दिया मैंने, इंडिया का जो विस्तार है वो यहां से ऊपर की तरफ है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में ही ऊपर की तरफ है। इज दैट क्लियर? एंड देशांतर की बात करें तो ये जो इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर में आ गया। तो हम इसको पढ़ेंगे पूर्वी देशांतर और इसको पढ़ेंगे उत्तरी अक्षांश। इसके बारे में यदि आप लोगों को डीप पढ़ना है तो इसके ऊपर मैं अक्षांशों के ऊपर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ओके, ये विस्तार था। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि भाई किस प्रकार से भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहां पर है, भारत का उत्तरतम पॉइंट कहां पर है, भारत का पश्चिमी बिंदु कहां पर है, भारत का पूर्वी बिंदु कहां पर है, ये भी हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। उज्जवल परिवार की तरफ से एक बेहतरीन कोशिश करी गई और उस कोशिश में हम आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु, यहां पे क्वेश्चन किया जाएगा आप लोगों से कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो यहां पर ये कन्याकुमारी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा, कन्याकुमारी भाई, कन्याकुमारी। और इसे कैंप कमोरिन के नाम से, कैप कमोरिन अंतरीप, कैप कमोरिन अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये अंतरीप क्या होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। समुद्र की तरफ एक सकरा रास्ता निकला हुआ, एक सकरा भूमि का टुकड़ा, और जिसके 3 तरफ पानी हो, उसे अंतरीप के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की ये भूमि कहां पर है, ये कैप कमोरिन अंतरिप नाम से भी इसको जाना जाता है। अंतरिप क्या होता है, समुद्र की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा है, यहां से क्या भाई, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद भाई कन्याकुमारी, और ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में ही, आप लोगों को पता है। ये रिवीजन चल रहा है भाई, ये इस क्लास के अंदर है, रिवीजन चल रहा है। ओके, उसके बाद बात करी हमने कि उत्तरतम बिंदु, मैं यहां पर बात करूंगा उत्तरतम बिंदु। इस जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को जानेंगे हम इंदिरा कोल, इंदिरा कोल के नाम से हम इस बिंदु को जानते हैं। तो दोस्तों ये इंदिरा कोल हो गया, और ये आपका मुख्य भूमि का। अगर यहां पर ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहां पर बंगाल के खाड़ी के अंदर क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पॉइंट बनता है ग्रेट निकोबार के अंदर, ग्रेट निकोबार में जो पॉइंट बनता है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 45 मिनट में, 6 डिग्री 45 मिनट पर भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसे पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और नोट करके एक बात और याद रखना कि 2004 में सुनामी लहरों के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। यहां तक हमने बात करी थी। ओके, उसके बाद बात करें हम कि भाई देशांतर की बात करें, ये आपका क्या हो गया, आपका ये उत्तरी अक्षांश का विस्तार का जिक्र हो चुका है। उसके बाद हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में यह गौरमोता या मोती गुहार नाम का पॉइंट है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। और ये इसका जो ये कहां पर पड़ेगा भाई, ये गुजरात के अंदर पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। और ये जो आपका पॉइंट है ये कहां पर पड़ेगा भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ेगा। मैंने 4 पॉइंटों की बात करी आप लोगों के बीच में। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे दक्षिणतम पूछा हुआ जाएगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज के ऊपर आपने बात करनी है। अगर दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछा गया तो आपका आंसर ये रहेगा। डिग्री अगर बतानी है, प्लेस बताना है तो आपको तमिलनाडु आपको पता है। और अगर उत्तरतम पूछा जाता है तो ये इंदिरा पॉइंट, आप इंदिरा कोल आपको पता है। अगर आपका पश्चिम बिंदु पूछा जाता है गौरमाता या मोती गुहार कितने डिग्री पर, 6 डिग्री 7 मिनट पर है। एंड देन अगर ये पूछा जाए आप लोगों से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर बिंदु हो जाएगा। ये 4 बिंदुओं की हमने यहां पर बात करी और इन 4 बिंदुओं से क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देशांतरीय विस्तार, उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग
लगभग 30 डिग्री माना जाता है। ध्यान रखना कितना भारत का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, भारत का देशांतरीय और भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है। अब देखो कैसे 68 7 में अगर 30 जोड़ोगे तो यही आएगा 9725 के लगभग आएगा। सेम ऐसे 8 4 में अगर आप ये जोड़ोगे तो 37 के करीब ये आएगा भाई। 30 अगर आप जोड़ोगे, सॉरी 6 में 45 में 30 जोड़ोगे तो लगभग माना जाता है। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो दूरी है, इन पॉइंटों की जो एक्चुअल जो दूरी है उसके अंदर डिफरेंस है। एक्चुअल दूरी के अंदर क्या है, डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है, जो ये जो दूरी है भारत की, ये है भाई 32, आपको बता दूं ये जो दूरी है ये 3214 किलोमीटर। भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है मेरे मित्रों, 32,214 किलोमीटर है। और यही बात अगर हम करें पूर्व से पश्चिम की तो ये है 2,933 किलोमीटर। ये यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो इनका जो डिफरेंस आएगा, बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई आपका। 281 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। ये आपने डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहां तक देखिए, आप लोगों को कोई शक, आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो रिवीजन चल रहा है। यहां पर एक ये नई बात ये है कि 29, 33, 32, 14 आपसे पूछा जाएगा जो भारत का जो पूर्वी विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितने किलोमीटर, 29,933 किलोमीटर है, दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है, और अंतर है वो 281 किलोमीटर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, यहां पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पे ये जो आपकी जो रेखा है, जो भारत है, इससे थोड़ा सा नीचे एक विषुवत रेखा और गुजरती है, तो वो यहां से गुजरेगी, ये भारत से दूर है। कई बार पूछा जा सकता है कि भाई इस रेखा का और इसके बीच में कितनी दूरी पड़ती है, तो वो 276 किलोमीटर के करीब पड़ती है। 276 किलोमीटर पड़ती है भारत की जो दूरी है कर्क रेखा से, सॉरी जो विषुवत रेखा से कितनी किलोमीटर रहेगी, 276 किलोमीटर रहेगी। ये फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके भाई, अब देखो हमने इतनी बात तो पहले भी कर ली थी। आज की जो क्लास में जो अब जो मुख्य बात है वो आप लोगों के बीच में निकल करके आ रही है। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हमने चारों पॉइंट पढ़ लिए। आपसे मैं 2 बार 2 क्लासें निकल चुकी हूँ, उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चारों बातें अपनी हो चुकी हैं। चारों पॉइंट इसमें 5-6 क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, रिवाइज भी हो चुके हैं। मेरी तरफ से आप लोगों का ये क्लियर हो चुका है लगभग, जो फैक्ट आप लोगों के बीच में। अब मैं आगे और बात करूंगा। ओके दोस्तों, अब देखो भाई कर्क रेखा। अब मैं एक बार बात करूंगा, कई बार ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आएगा। भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, भारत को लगभग 2 भागों में, समान भागों में कौन सी रेखा बांटती है, कर्क रेखा बांटती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा बांटती हुई भारत को लगभग 2 समान भागों में। ये आपकी क्या होगी, कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का भाई, कर्क रेखा से, ये कर्क रेखा कितने डिग्री पर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री, 23 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री पर रहते कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। समझ गए भाई। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और बनता है। देखिए भाई, आप साथ के साथ नोट करेंगे, रिवीजन था इसलिए मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया, फिर भी आप लोगों का फर्ज है, आप लोग साथ के साथ, जिसको नहीं पता वो अपना साथ के साथ नोट करेगा। अब यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। कर्क रेखा हो चुकी है आप लोगों के बीच में, कर्क रेखा आ गई है, तो पूछा जाए 23.5 डिग्री। यहां पर जब ये 23.5 है तो लगभग यहां पर आएगा 22 डिग्री, ये एक 22 डिग्री की रेखा है। ओके, यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी रेखा 2 भागों में बांटती, तो कर्क रेखा। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो भारत प्रायद्वीप है, या भारत कितने डिग्री से आगे की तरफ, जो भारत की, या ऐसे पूछा जाएगा कि भारत की चौड़ाई कितने डिग्री से पर आगे की तरफ, या कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ कम होनी प्रारंभ होती है। तो 22.5 डिग्री से जब हम वापस चलेंगे 21, 20, 19 की तरफ, तो क्या है कि भारत की चौड़ाई कम होनी प्रारंभ हो जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की चौड़ाई कहां से बढ़नी प्रारंभ होती है। तो मेरे मित्रों, भारत की चौड़ाई 22 डिग्री जो है, 22 डिग्री
ये है आपका, या 22 डिग्री के बाद क्या है, भारत की चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाती है। और इससे नीचे की तरफ चलेंगे हम तो ये क्या है, नीचे की तरफ चलेंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ये आप लोगों को पता है भाई। ओके, पहली बात क्लियर होगी। पहली बात करी मैंने, कर्क रेखा दो समान भागों में बांटती है। दूसरी बात करी कितने डिग्री पर, 32.5 डिग्री पर, सॉरी 23.5 डिग्री पर। उसके बाद 22 डिग्री के बाद जो भारत की परायद्वीप की क्या है, चौड़ाई कम होनी प्रारंभ हो जाती है और उसके बाद भारत की चौड़ाई बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया भाई। ओके, अब एक बात और आती है। बात क्या आती है कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है। बिल्कुल सही बात है भाई, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला कौन सा भाई, गुजरात, गुजरात। दूसरा कौन सा आपका, राजस्थान। तीसरा कौन सा भैया आपका, एमपी। चौथा कौन सा भैया आपका, छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा भाई, झारखंड, रांची। पांचवा हो गया भाई आपका रांची। छठा कौन सा भाई आपका, पश्चिम बंगाल। सातवां कौन सा भाई आपका, सातवां पड़ेगा आपका मेघालय। और आठवां आपका स्टेट कौन सा है, मिजोरम। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे भारत की भौगोलिक स्थिति, तो हमें हर चीज के बारे में बेसिक रूप से हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या है। हमने चारों पॉइंट क्लियर किए। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, हमने चारों पॉइंट क्लियर किए भारत के। और इन्हीं चारों पॉइंटों की वजह से, चारों कॉर्नर की वजह से जो भारत की आकृति वो कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति भारत की मानी गई है। और इस एक्चुअल जो दूरी में जो अंतर वो 281 किलोमीटर है, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा कितने डिग्री से, 23.5 डिग्री से गुजरती है। भारत में कहां से गुजरती है, भारत के लगभग सेंटर से गुजरती है। और भारत को दो भागों में बांटती है, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय के नाम से भी जाना जाता है। जो नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा, ये आपका क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। और ये शीतोष्ण भाई, या उपोष्ण कटिबंध, एक ही बात है भाई। उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण, शीतोष्ण उपोष्ण भी बोलते हैं भाई इसको, उपोष्ण कटिबंध। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके, वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, दो भागों में बांटा, सेंटर में है लगभग, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। पहली खूबी आपसे पूछा जाए कि कौन सी रेखा कटिबंध या भारत का विस्तार कौन कौन से कटिबंधों में है, तो भारत का पहला क्वेश्चन जो बड़ा बनेगा, बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत का जो विस्तार है वह दोनों कटिबंधों में है। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों के अंदर भारत का क्या है, विस्तार है। पहली बात क्लियर होगी। कर्क रेखा ने दो भागों में बांटा, तो कर्क रेखा से जो नीचे की तरफ अगर हम अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो 22 ये अपना कर्क रेखा के बाद क्या है, उष्ण कटिबंधीय। ऊपर की तरफ क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये आपका जो क्षेत्र है उसको बोला जाएगा भाई। ये जो क्षेत्र है किसको बोला जाए, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। अगला क्वेश्चन निकल करके ये आया था कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड की रांची राजधानी रांची से गुजरती है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस स्टेट की किस राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है, तो रांची से ये रेखा गुजरती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम, ये कर्क रेखा को लेकर के जो बात थी, ये पूरी की पूरी बात आप लोगों के बीच में आ चुकी है। देखिए लोगों को, कईयों को डाउट होगा, देशांतर उत्तरा अक्षांशों को लेकर के भी डाउट है, कर्क रेखा को लेकर, विषुवत रेखा को लेकर के, जीरो रेखा को लेकर के, वो सारी की सारी जो रेखाएं वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक दिन मैं रेखाओं के ऊपर आपकी क्लास लूंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। यहां तक क्लियर होगा भाई। ओके, उसके बाद भारत में एक और रेखा गुजरती है जिसे मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या भाई, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, देखिए भाई एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग, आपके पास 5-7 सेकंड का टाइम है, अगर स्क्रीनशॉट लेना या नोट करना आप नोट कर सकते हो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
ओके भाई, हमने बात कर ली कर्क रेखा की, अब हम बात करेंगे मानक समय रेखा की, कि मानक समय रेखा, अच्छा ओके भाई, हमने जो कर्क रेखा की बात करी थी ये अक्षांशीय प्रभाव में भी आती है, अक्षांशीय प्रभाव में भी आती है। ये ध्यान रखना कि भाई अक्षांशीय प्रभाव क्या पड़ता है, तो अक्षांशीय प्रभाव भी दिखाया मैंने आपको, कर्क रेखा का किस प्रकार से अक्षांशीय प्रभाव पड़ता है वो आप लोगों के बीच में है। ओके, अब बात करेंगे मानक समय रेखा। सबसे पहले बात तो ये कि मानक समय रेखा क्या है। देखिए कोई भी देश क्या करता है, लगभग सेंटर से, कोई भी देश लगभग अपने सेंटर से, यानी कि दो तरीके से एक रेखा निकाली जाती है। वो रेखा क्या करती है कि उसके हिसाब से वो देश अपना टाइमिंग सेट करता है, वो देश क्या करता है अपना टाइमिंग सेट करता है। और जो भारत में जो मानक समय जो रेखा निकली है वो यहां से निकली है भाई, यहां से निकली है। ये निकली कहां से निकली है, 5 स्टेटों से निकली। पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, मानक समय रेखा कहां से निकली है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश, एक और रहेगा भाई आपका, कौन सा रह गया, देखिए ये कहां कहां से निकलती है भाई मानक समय रेखा, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। इससे पहले क्या आ गया आपका, उड़ीसा। कितने डिग्री पर निकलती है मानक समय रेखा, 5 स्टेटों से निकलती है, 05 स्टेट, नंबर 1। नंबर 2 बात, कितने डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। नंबर 3 की बात करें हम, ये जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच है, ग्रीनविच से कितना आगे, तो ग्रीनविच से कितना आगे, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे। अब ये ग्रीनविच है कहां, ये भाई इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। देखिए मैप नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, और जब मैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी कराऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि ग्रीनविच कहाँ है और ग्रीनविच का महत्व क्या है। हमने ये 3-4 बातें इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से निकलती है। और ये लगभग भारत के सेंटर से निकलती है भाई, ये थोड़ा सा मैप, ये यहाँ से निकलती है, लगभग ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और भारत के सेंटर से निकलती है। इसका महत्व ये है कि सेंटर से क्यों निकाला जाता है, पहली बात तो ये। डिग्री की बात करी हमने 82.5, बहुत सिंपल सी बात है, 82 से 1/2, ये 82.5 से ही क्यों निकाली, 82.5 से निकालने के पीछे भी इसके कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली बात करी हमने स्टेट की, स्टेट क्लियर हो गया, डिग्री का क्लियर हो गया, ग्रीनविच इंग्लैंड में है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, 5 घंटा आगे हैं, ये आप लोगों को पता लग गया। और इसका महत्व क्या है, महत्व ये है भाई, पूरे देश में एक जैसा टाइम होना चाहिए, पूरे देश में एक जैसी, मतलब जो सारी घड़ी हो एक साथ एक जैसा टाइमिंग दिखाएं, इसलिए इसको मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी रेखा के कारण पूरे देश में जो घड़ी है वो एक समान चलती हैं। अगर हम दिन की बात करें, अगर हम दिन की बात करें तो मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, केरल, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया, केरल में जो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन है उसमें कितने समय का अंतर है, 45 मिनट। ध्यान रखना भाई, केरल के अंदर जो समय का अंतर, जो सबसे छोटा दिन कितने, सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के अंदर जो अंतर है वो कितने मिनट का है, 45 मिनट का अंतर है। और यही अगर हम बात करें जे.एंड.के में, जे.एंड.के में कितने घंटे का, 5.5 घंटे का अंतर है भाई, 5 घंटे के करीब अंतर है। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा जो जे.एंड.के के अंदर है वो कितने घंटे का अंतर रहता है भाई, 5 घंटे का अंतर है इसके अंतर है, या 5 घंटा 30 मिनट, ये भी अगर एग्जैक्ट लिखेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट ये अंतर है सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन के अंदर। ठीक है, समझ गए यहां तक। देखिए भाई, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग कृपया करके प्लीज कमेंट्स करेंगे, और कमेंट्स ही देखो, आप लोगों का कमेंट्स जो है वो हमारे को चार्ज का काम करता है, और जब तक मुझे आप लोगों को कमेंट्स नहीं आएंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा भाई। यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को, अब जब हम ये इतना पढ़ ही रहे हैं तो एक कमेंट्स लिखने में या एक डाउट पूछने में आप लोगों को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, ओके। आगे की बात करी भाई, हमने जो अंतर की बात करी सबसे छोटे दिन और बड़े दिन में, तो सॉरी ये मैं वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आ गए, ये जे.एंड.के में जो टाइम का जो अंतर है वो 5 घंटे का भाई, दिन के अंदर जो अंतर है वो 5 घंटे का है। यहां तक क्लियर हो गया भाई, ओके। अब मैं बात करूं, देखो एक चीज और भी है, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि हम कहां हैं, यहां है भाई हम,
एक मिनट, फिर आप एक बार ये थोड़ा सा ग्लोब देखेंगे। हम यहाँ पर हैं, भारत यहाँ पर है, यहाँ पर, और भारत में यहाँ पर है, ये क्या है, ईस्ट है। अब पूर्व सूर्य कहाँ उदय होता है, ईस्ट में। तो जो सूर्य के पास में ज्यादा नजदीक होगा तो उसमें सूर्य किरणें पहले पड़ेंगी, वो सूर्य पहले पड़ेगी। उसका इफेक्ट ये कि जो जीरो है, जो मान लो जैसे ये जो रेखा है ग्रीनविच जो इंग्लैंड से गुजर रही है, ये जीरो पर है मान लो, तो हम इससे 5.5 घंटा आगे हैं। यानी क्या, अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं रात के, तो भारत के अंदर भाई 5:30 होंगे सुबह के। भारत के अंदर कितने होंगे, 5:30 सुबह के होंगे। अब सेम बात मैं यहां पर आप लोगों से एक और करूं। देखिए, भारत उष्ण कटिबंधीय नीचे का हिस्सा होगा और शीतोष्ण कटिबंधीय आप लोगों को पता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय में क्या है कि भारत की स्थिति इस प्रकार से है कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाला जो प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है, यहां पर जो सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी पड़ती हैं। तो यहां पर क्या कम ताप है, इस वजह से यहां पे बर्फ और सर्दी पड़ती है। और यही सेम यहां पर ये क्या है, इसमें सीधी पड़ती है, यहां पर सूरज की किरणें क्या सीधी पड़ती हैं। तो केरल वगैरह में ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहां पर गर्मी ज्यादा रहती है। और यहां पर अगर मैं दिन की बात करूं, सूर्य उदय होने की, छिपने की बात करूं, तो यहां पर जो दिन है वो 2 घंटे पहले निकलेगा, 2 घंटे पहले निकल आएगा। सूर्य उदय 2 घंटे पहले होगा, बजाय J&K के। अगर हम लेह लद्दाख J&K की बात करें तो J&K के बजाय यहाँ केरल के अंदर क्या होगा, 2 घंटे पहले सूर्य निकलेगा। ये देखिए, देशांतर और अक्षांश के ऊपर मैंने थोड़ी सी आप लोगों को डिस्कस करने की बात करी। उसके बाद मैंने कर्क रेखा पर बात करी, और अब जो हमारी बात चल रही है वो मानक समय रेखा के ऊपर चल रही है। तो मानक समय रेखा 82.5 ही ली जाती है, क्योंकि ये लगभग सेंटर में है। अब 82.5 क्यों ली जाती है, क्योंकि भाई अगर ये 30.5 का क्या होना चाहिए, गुणन होना चाहिए। ये 30.5 का क्या होना चाहिए, गुणन होना चाहिए। 30.5 का गुणन क्यों होना चाहिए, यदि 30.5 डिग्री 60 डिग्री 30 मिनट है और गुणा में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट। यानी कि 30.5 डिग्री 7 डिग्री 30 मिनट पर क्या है, अगर इसको 4 करते हैं, यानी कि एक जो अक्षांश की जो दूरी तय करने वाली बात है, 1 मिनट में 4 डिग्री दूरी तय करती है पृथ्वी। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। तो उस हिसाब से ये 82.5 लिया गया है। 3.5 का पहली बात तो ये कि देश के मध्य रहेगा। दूसरी बात है कि किसी कंट्री की मजबूरी है, जैसे अमेरिका में बहुत सारी ये मानक समय रेखाएं हैं। हम 4-5 मानक समय रेखाएं 6 हैं शायद। और दूसरा 7:30 का जो हम क्या अमूमन क्या होता है कि हम राउंड फिगर में लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए 82.5 डिग्री ये रखा गया है। ये 5 शहरों से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनो शहर के पास से ये गुजरती है। मानक समय रेखा आपसे आप लोगों से पूछा जाता है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये बन के निकल करके आता है मेरे मित्रों, कि ऐसे कौन से शहर हैं जहां से मानक समय रेखा भी गुजरती है और आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है। ऐसे कौन सी जगह हैं, शहर नहीं बोलूंगा मैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये आप लोगों ने देखना, और मेरा आप लोगों को क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या छोड़ो, मैं बता ही देता हूं आपको। एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, क्योंकि कर्क रेखा एमपी में से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ में से भी गुजरती है भाई। सेम जो मानक समय रेखा है वो एमपी में भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ में से भी गुजरती है मानक समय। तो ऐसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ऐसे दो ये जो अपने क्षेत्र हैं जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। आपको देशांतर समझ में आ गया, कर्क रेखा समझ में आ गया, और अपना मानक समय रेखा समझ में आ गया। और एक थोड़ा सा कुछ है इसके अंदर जो भौगोलिक स्थिति में, मैं उसमें आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। चलिए मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ भाई दोस्त, अगर किसी ने नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा भाई। चलिए, हो गया ओके। देखिए भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। जिस प्रकार से आप अपने यार दोस्तों के फ़ोन नंबर याद रखते हैं, उस प्रकार से डाटा याद रखेंगे ये तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी भाई। ठीक है, कोई ये सोचे कि सर ट्रिक बता देंगे, तो ऐसा नहीं है कि ट्रिक से पेट भी भर जाएगा। पेट तो भाई खाने से ही भरेगा, इसलिए याद तो करने पड़ेंगे आप लोगों को। ओके, अब मैं एक बार बात करूँ, जैसे हमने भारत की लंबाई के बारे में बात करी, तो ये आप लोगों को पता 32-14 है, 32-14 है भारत की। ये पूर्व से पश्चिम की बात करें एक्चुअल, तो ये कितना आपका 2933 है। आपसे पूछा जा सकता है विस्तार की बात करें, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, अक्षांशीय व देशांतर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विस्तार लगभग कितना माना गया है, 30 डिग्री।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों का। लेकिन अंतर है इसमें कितने किलोमीटर का, दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का है। ये मैं आप लोगों को नोट करा चुका हूं, यहां तक पता लग गया। ओके, अब हम बात करेंगे भारतीय स्थल की लंबाई कितनी है। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, मोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 15,200 किलोमीटर में, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी, 15,200 किलोमीटर है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे हमें एक बात और भी हमें पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए, भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई। भारतीय तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर भाई, 6100 किलोमीटर, यानी कि क्या होगा, इससे लगभग दुगने से ज्यादा है। यदि हम ये यहीं पर अगर हम ये बात करें कि भारत की टोटल लंबाई, ओके, उससे पहले मैं बात करूं तटीय सीमा क्या होती है भाई। तटीय सीमा क्या होती है, जैसे ये इधर अरब सागर लग गया, ये पानी है इधर, ये बंगाल सागर लग गया, जो तट है, जो समुद्र के किनारे या समुद्र के किनारे जो भूमि है उसको क्या बोलते हैं हम, तटीय सीमा बोलते हैं। तो भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ओके, यहां तक हो गया भाई। एंड देन अगर दूसरी बात मैं करूं कि टोटल भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, देखिए टोटल बात करूं मैं, टोटल की, टोटल कितनी है भाई, ये है आप लोगों की, टोटल में क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप की भी आ जाएगी, अंडमान निकोबार की भी आ जाएगी। तो जो द्वीप समूह को मिलाकर के भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही अंदर नहीं हो जाएंगे, ओहो ये तो मेरे को अगर हड़बड़ाहट में जो आपका राइट आंसर उसको छोड़ करके आप गलत कर देंगे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि द्वीप समूह के साथ मिलाकर के भारतीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मेरे मित्रों 7516 किलोमीटर भाई, 7516.6 किलोमीटर, ये आपकी टोटल तटीय लंबाई है। समझ गए भाई, टोटल तटीय लंबाई कितनी, 7516.6 किलोमीटर भाई। तटीय लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। स्थलीय लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ये सब किलोमीटर में है भाई, मीटर में मत लिख देना, ठीक है भाई। ओके, आज हमने बात करी मानक समय रेखा को, कर्क रेखा को लेकर के, उसके बाद फिर हमने एक्चुअल लंबाई को लेकर के बात करी, फिर हमने बात करी अपनी अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की बात करी हमने इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोगों को 100% रिप्लाई किया जाएगा। आप लोग एक बार जरूर कमेंट्स करके जरूर पूछेंगे ताकि मैं आप लोगों को आगे और पढ़ाऊं और आगे बढ़ूं। ये आप लोगों को आपके लिए आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत मतलब एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूरी टॉपिक है, इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। दूसरा, जो पृथ्वी की बात करी थी मैंने 360 डिग्री घूमती 24 घंटे में, तो 4 मिनट में 1 डिग्री ये पृथ्वी घूमती है। ध्यान रखना, 4 मिनट में क्या करेगी, 4 मिनट में 1 अक्षांश की दूरी तय करती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करूंगा तो आप लोग जो अगर आपका कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भाई। तो दोस्तों आज हमने जो बात करी, हमने बात करी किसके ऊपर करी, भारत के भौगोलिक स्थिति के ऊपर बात करी। भारत की भौगोलिक स्थिति में हमने एक बार मैंने 5 मिनट आप लोगों की क्लास रिवाइज कराई है, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी क्या था, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास बीच में रुकी थी। इस वजह से आज मैंने जरूरी समझा कि मैं आप लोगों को वो क्लास भी यहाँ पर रिवाइज कराऊँ, तो मैंने उस क्लास को रिवाइज यहाँ पर कराने की कोशिश करी है। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी का फिर भी कोई पॉइंट रहता तो पूछ सकता है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है, कर्क रेखा को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है और आप 100% रिप्लाई करेंगे। बहुत जल्दी अब समय मुझे इशारा कर रहा है कि मेरा समय यहाँ पर जो क्लास का समय वो समाप्त हो रहा है और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में फिर एक और अपनी क्लास लेकर के हाजिर हूँगा। जय हिंद दोस्तों। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ सॉरी, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भारत की सीमाओं के साथ लगते हुए देशों के बारे में जानकारी करेंगे, जो हमारे परम मित्र हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जो भी रहेगा, जो टॉपिक आप लोगों के बीच में रहेगा, हम बेस्ट कंटेंट आप लोगों के बीच में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं जल्दी आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। जय हिंद भाई।